हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ईयर्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ईयर हैं उन पे चर्चाएं कर रहे हैं। और एक एक ईयर जितने भी हैं 2003 से लेकर 2026 तक सारे के सारे याद होने चाहिए। अभी इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा भी हमारे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एचएयू हिसार के अंदर जो हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर का पेपर होने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और ये सारा ही 10-12 मिनट का लेक्चर है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करके जाएं। इसको 2 या 3 बार रिवाइज करके जाएं और रफ कॉपी में बार बार रफ कॉपी लें, उसमें लिख के देख लें भाई मेरे को आती है या नहीं। पहले 2003 लिख लिया और उसके आगे खाली छोड़ दिया ऐसे लिख के, और फिर बाद में उनको रिवाइज करें, बार बार लिख लिख के देखें, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें ये याद है या नहीं। ऐसे रिवॉल्यूशन का नाम लिख लिया, फिर उसके बाद में आगे लिख के देखो और फिर मैच करके देखो। ऐसे करके देखा करो ताकि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ही ना बचे। तुम जितनी भी चीजें उनके साथ आगे डैश डैश छोड़ दिया करो, फिर उनको फिल करके देखा करो, फिर मिले मैच करा करो। तुम्हें अपने आप ही अनुमान लगेगा कि तुम कितने पानी में हो और कितनी तैयारी तुमने कर रखी है और कितनी करनी बाकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं विदाउट टाइम वेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं 2003 की बात कर लेते हैं। 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर माना जाता है भाई। फ्रेश वाटर का इंटरनेशनल ईयर माना जाता है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब क्या समझते हो तुम? सर जो गंदे नाले में नहीं है वो पानी फ्रेश वाटर नहीं। हमारे जो तालाब हैं, रिवर्स हैं, या ये जितने भी पानी इकट्ठा करने के सोर्सेज हैं उनको फ्रेश वाटर ही बोला जाता है भाई। मैराइन वाटर जो समुद्र का पानी उसको फ्रेश नहीं बोला जाता। बाकी सारे जो हम स्टोर कर रहे होते हैं ना पानी गाँवों में शहरों में, ये सारा फ्रेश वाटर ही बोला जाता है। जो सीवेज वाला नहीं, उसके अलावा जो भी फ्रेश पीने योग्य पानी है या पशुओं को पिलाते हैं नहलाते हैं सभी फ्रेश वाटर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रेश वाटर, ताकि हमें बारिश के पानी को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रयोग और इसके बारे में हमें क्या दिया गया, में इनके महत्व बताया गया। पानी को बचाएंगे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ईयर किसको माना गया? 2003 को माना गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। भाई पानी को बचाना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें सीखी, उनका योगदान, उनका महत्व हमें समझाया गया। ठीक है सर। अब बात करते हैं 2004 की। 2004 में क्या हुआ? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। राइस पैडी, धान, धान की खेती, जो धान है, पैडी है, उनकी खेती के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वे पेडी धान को उगाओ। इसमें एजोला वायरस, एजोला नाम का जो फंगस होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ऐसा बहुत सारी नॉलेज दी गई एजोला के बारे में, राइजोबियम के बारे में, वगैरह वगैरह बहुत सारी नॉलेज। और इंटरनेशनल ईयर दिया गया 2004 को राइस के लिए। 2025 को सर किसके लिए माना गया इंटरनेशनल ईयर? पार्थेनियम के लिए। सर ऐसा क्या है? पार्थेनियम वही चीज है, गाजर घास, गाजर घास जिसको कहते हैं, कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास जिसको बोला जाता है। ये गेहूं के साथ आने वाली एक वीड है और ये बहुत ज्यादा फैल रही थी, तो इसके प्रति जागरूक किया गया लोगों को कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, इसको कैसे जलाया जाए, इसको उखाड़ देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए, या फिर हर्बिसाइड का यूज करना चाहिए। हर्बिसाइड्स के बारे में नॉलेज वगैरह वगैरह दिया गया। कब? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम बना दिया गया 2005 को। ठीक है सर। 2006 को डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन का इंटरनेशनल ईयर दिया गया। जो हमारे रेगिस्तान है जैसे कि राजस्थान में है, डेजर्ट है बहुत ज्यादा, तो उनके बारे में बताया गया भी डेजर्ट सिर्फ एक अलग वेजिटेशन है, उसकी भी दुनिया को जरूरत है, वो एक अलग इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं कि डेजर्ट नहीं होनी चाहिए सर, वहाँ फॉरेस्ट होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डेजर्ट के जीव है वो डेजर्ट में जिंदा रह सकते। तो हमें डेजर्ट का और डेजर्टिफिकेशन का महत्व समझाया गया किस ईयर में? 2006 में। इंटरनेशनल ईयर बना दिया गया डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन का। ठीक है सर। 2007 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। वाटर के का इंटरनेशनल ईयर, देखो फ्रेश वाटर का इंटरनेशनल ईयर बोला जाए तो 2003 है, और 2006 की बात करी जाए तो वो किसका है? इंटरनेशनल डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन का 2007 जो है वो पानी का महत्व बताता है हमें, वाटर के लिए, कोई भी वाटर हो सबके लिए। ठीक है। 2008 सर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। पोटैटो का उत्पाद ज्यादा बढ़ा था इस ईयर में सबसे ज्यादा, तो इसी को इंटरनेशनल ईयर बना दिया गया पोटैटो का। 2009 जैसे अब पोटैटो का इंटरनेशनल ईयर बनाने का मतलब बताता हूँ। जो चिप्स वगैरह वगैरह है ना, एडवांसमेंट आई, लोगों को पैसा मिलने लगा, व्यापार बढ़ा, उसको पोटैटो का इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो बनाया गया। 2009 पे आते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में देखो यहाँ क्या हुआ सर, जूट, एक तो जूट और कॉटन, एंड कॉटन या फिर वुल के थ्रू, हमें ऊन के थ्रू और वगैरह वगैरह पशुओं से सबसे क्या मिलता है भाई? फाइबर मिलता है। तो उसके बारे में इंटरनेशनल ईयर किसको बनाया गया? 2009 को।
2010 की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल ईयर। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है सर? जैव विभिन्नता। जैव विभिन्नता ये क्या होता है सर? जैव विभिन्नता, जैव विभिन्नता का मतलब होता है भाई बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीवों का पाया जाना, अलग अलग जीवों को बचा के रखना, कंजर्व करना। फॉरेस्ट में अलग अलग भांति के जीव हैं, फ्रॉग हैं, फिशिज हैं, या फिर बर्ड्स हैं, इनकी डाइवर्सिटी को बचाना, इनकी विभिन्नताओं को बचा के रखना, बायोडाइवर्सिटी। और इसको इंटरनेशनल ईयर 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया। समझ में आ रहा है भाई सभी को? 9 को फाइबर के लिए सर, 8 को पोटैटो के लिए सर, वाटर के लिए कौन सा था? 7 था सर, डेजर्ट के लिए कौन सा है? 6 है सर, और पार्थेनियम के लिए 5, राइस के लिए 4, और 3 किसके लिए? फ्रेश वाटर के लिए। ऐसे याद रखेंगे। और अब आते हैं 2011 में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट के बारे में फुल नॉलेज के बारे में जानकारी दी गई। जंगलों को बचाना, कंजर्व करके रखना, इंटरनेशनल ईयर 2011 सर। 2012 को क्या माना गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। देखना भाई, कोऑपरेटिव का मतलब क्या था यहाँ? बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, एक अच्छा वर्ल्ड बनाना। बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, बहुत अच्छा वर्ल्ड बनाना था। लोगों के बीच में सम, समन्वय बना रहे, लोगों के बीच में कोई गड़बड़ ना हो, सब मिलजुल के काम को करें और एनर्जी को बढ़ावा दें। एनर्जी का कोऑपरेट मतलब इकट्ठे होकर काम करें, एक बेटर वर्ल्ड, एक अच्छा वर्ल्ड बनाएं, इसके लिए था। दूसरा, ये साथ में सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। एनर्जी का मतलब होता है सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब एनर्जी बनी रहे। नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी था, और एनर्जी के को बचाए रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए भी इस ईयर को माना गया 2012 को। 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वेनाउ, और साथ में वाटर कंजर्व कोऑपरेशन, वाटर के कोऑपरेशन। देखो, वाटर रिसोर्स का महत्व समझाया गया था। 2013 में वाटर रिसोर्सेज का महत्व बताया गया, उसके बारे में जागरूकता दी गई। और जो ये क्वेनाउ दे रखा ना, क्वेनाउ का मतलब होता है भाई पोषण और खाद्य है। जितने भी खाना है, खाद्यान्न भंडार है, उनका योगदान, उनका प्रबंधन करना, खाना को बचाना, इनके बारे में कब बताया गया? क्वेनाओ के अंदर। और वाटर कॉर्पोरेशन का मतलब है भाई पानी के रिसोर्सेज है, उनका महत्व भी बताया गया 2013 के अंदर दोनों। 2014 का मतलब क्या था? फैमिली फार्मिंग। फैमिली फार्मिंग का मतलब जो गरीब किसान थे, गरीब किसानों के लिए बनाया गया था, ये गरीब किसानों के लिए। सर ये ऐसा क्यों था? गरीब किसानों के लिए क्यों था? गरीब किसानों के लिए इसलिए था क्योंकि जो एक या दो खेत थे, जिनके पास 1 या 2 एकड़ ही जमीन थी, उनको अब बताया गया, उनको जागरूक किया गया कि आप पूरी फैमिली मिलकर, अपने बच्चों को सबको लगाकर आप इस खेत में बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। आप साथ में फिशरी भी करें, पोल्ट्री भी करें, और पशुओं को भी पालतू बनाएं, इसी खेत से सारे फायदे उठाएं। तो गोबर गैस प्लांट भी लगाएं। ऐसा फैमिली फार्मिंग में बताया गया 2014 के अंदर। ठीक है सर। 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट। सोलर लाइट का यूज करना, और सॉइल सॉइल की जांच करना, अगर वगैरह सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है उनको जांचना, ये सारा कब किया गया था? 2015 के अंदर सॉइल और लाइट को इंटरनेशनल ईयर बनाया गया सर। दालों के लिए 2016 को बनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्जेस, दालों के लिए, ताकि न्यूट्रिशन अच्छा हो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सीड प्रोवाइड होते रहे, वो आगे बढ़ावा मिलता रहे, इसके लिए चलाया गया 2016 में पल्जेस के लिए। 2017 को माना गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। देखो भाई, 2017 में लोगों को, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पता चला कि टूरिज्म से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हमारी जीडीपी को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमने क्या किया? सस्टेनेबल टूरिज्म चलता रहे, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की, हर एक टूरिस्ट प्लेस को बेटर फैसिलिटीज वगैरह वगैरह प्रोवाइड की गई। 2017 से ये चीजें लागू हुई। ठीक है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म। और 2018 की बात करें, रिकमेंडेड फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स। माइल्स ज्वार बाजरा वगैरह वगैरह रागी है, इनको बना डिक्लेयर, देखो ये रिकमेंड किया गया कि 2018 को माइल्स का इंटरनेशनल ईयर बना दिया जाए। पर ये बना नहीं भाई इंटरनेशनल, ये नेशनल बन गया, इंडिया का तो बन गया। देखो, डिक्लेयर एज ए नेशनल ईयर ऑफ माइल्स तो बन गया, इंडिया का तो हो गया। ठीक है सर। फिर वर्ल्ड का नहीं हो पाया सर, हुआ ना 2023 में, जाके देखो, 2023 में जाके देखो आप, 2023 को देखा, हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स, रागी ज्वार बाजरा, इनका इंटरनेशनल ईयर सर 2023 को बनाया गया, नहीं कि 18 को। 18 को रिकमेंड किया गया कि इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स बना दिया जाए, परंतु वो नहीं बन पाया। पर इंडिया में उसको नेशनल ईयर ऑफ माइल्स बना दिया गया 2018 के अंदर। परंतु इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स बनने के लिए उसको 4-5 साल 5 साल और वेट करना पड़ा, 2023 में जाके वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स बना। ठीक है। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है इंडिजीनियस अलग अलग तरह की, उनके लिए भी एक ईयर बनाया गया 2019।
2020 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। भाई प्लांट के अंदर कोई डिजीज है, वायरस है, पैथोजन है, या उनकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, रूट में कोई रोड डिजीज है वगैरह वगैरह, ऐसा पता किया गया, या मुझे एक वायरस है ऐसा, और उसके बाद उसकी हेल्थ पे ट्रीटमेंट किया गया, उसको ठीक किया गया, उसकी जेनेटिक्स को पढ़ा गया, उसकी डिटेल जानी गई, इसी पूरे को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ माना गया। और 2020 को प्लांट हेल्थ का इंटरनेशनल ईयर माना जाता है। अरे समझ में आ गया भाई। अब 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए भी माना गया इंटरनेशनल ईयर। फ्रूट्स और वेजिटेबल से जो बेनिफिट मिल रहे थे बहुत ज्यादा थे, इनकी प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह को 2021 में लागू किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। साथ में एक और बात लिखी है इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब पैसा कमाने का एक साधन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि आगे फ्यूचर में भी डेवलपमेंट जारी रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्रिएटिव इकोनॉमी, भाई लोगों को जागरूक किया गया, आप इस बिजनेस में जाए, ऐसे करें, ये काम करने से आपको बेनिफिट मिलेगा आगे वगैरह। ये भी 2021 में क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2021 को ही माना जाता है। प्लांट हेल्थ के लिए 2020 को माना जाता है। इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए 2019 को माना जाता है। और माइल्ड्स का ईयर जिसको माना गया था वो 2023 है, परंतु नेशनल माइल्ड्स इंटरनेशनल ना हो गए, नेशनल ईयर बना माइल्ड्स 2018। ठीक है, टूरिज्म के लिए ईयर जो मनाया गया वो 2017 था सर। सोलर लाइट के लिए 2015 था। पल्सिस के लिए 2016 था, याद रखिएगा। वाटर कॉर्पोरेशन के लिए 13 था। फैमिली फार्मिंग के लिए 14, ऐसे याद रखें भाई। 2022 की बात करें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरी मतलब मछलियां होगी, इनको मछलियों का पालन वगैरह वगैरह करना, और उससे बेनिफिट मिलना किसान को, वो चीजें। और एक्वाकल्चर का मतलब होता है फिश के साथ साथ और जैसे प्लांट भी हो सकते हैं, जैसे सिंघाड़ा पानी में उगाया जाता है, कमल की खेती पानी में की जाती है। एक्वाकल्चर में प्लांट्स भी आ गए, एनिमल भी आ गए। एनिमल में सिर्फ फिश नहीं, उसके अंदर जो ऑयस्टर आ गए, प्रॉन्स आ गए, श्रिम्प्स आ गए, वो सब जो खाए जाने वाले जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो सारे के सारे एक्वाकल्चर में आते हैं, फिशरी में फिशेज आती हैं। ठीक है, इसको 2022 को फिशरी और एक्वाकल्चर का ईयर माना गया, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इसको प्रोत्साहन मिला, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा यही काम किया जाता है, फिशरी और एक्वाकल्चर। नेक्स्ट आगे बढ़े, 2024। मेरा मार्कर कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा। 2024 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। कैमिलिड्स का मतलब होता है भाई कैमल, कैमल एंड लामा। कैमल और लामा क्या होते हैं? ऊंट जैसी प्रजातियां, ऊंट जैसी प्रजातियों को इंटरनेशनल ईयर बनाया गया 2024 को। 2024 ऊंट का ईयर माना गया, ये मान लो तुम। कैमलिड्स का मतलब होता है ऊंट की प्रजातियां, जितने भी ऊंट जैसे दिखाई देने वाले। ठीक है सर। और 2023 नहीं बता दिया पहले ही, माइल्ड्स के लिए 2018 में रिकमेंड किया गया, पर 2023 में जाके माइल्ड्स का इंटरनेशनल ईयर बना। ठीक है ना। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, ऊंट, लामा वगैरह वगैरह, इनके लिए कौन सा सर? 2024। और 25, 2025 जो अभी चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का मतलब सर, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से, CO2 का अमाउंट बढ़ने की वजह से, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, मेल्ट होना, किसका मेल्ट होना? ग्लेशियर का। ग्लेशियर्स का मेल्ट होना ड्यू टू हाई पोल्यूशन। हाई पोल्यूशन, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और पोल्यूशन की वजह से सारा खेल बिगड़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, लैंड एरिया कम होता जा रहा है, अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होती है, जमीन पानी में डूब जाएगी, ऐसे चलता रहा तो प्रोसीजर, तो रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसको ग्लेशियर को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि आप पोल्यूशन नहीं फैलाएं। अगर ऐसे करते रहे तो थोड़े दिनों में ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और पूरा लैंड एरिया वाटर में डिप हो जाएगा, वाटर क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब जो नई आने वाली ईयर है 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। मतलब क्या होता है सर? रेंजलैंड का मतलब होता है जैसे ग्रासलैंड हो गए, बहुत बड़े बड़े जो घास फूस के एरिया हो गए, जिसमें सर्ब हर्ब खड़ी हो, जिसमें पशुओं को आसानी से चराया जा सके। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो चरगाहा होते हैं ना, चारागाहा, जो पशुओं को चराने वाले बंदे होते हैं, उनके लिए घास फूस की सुविधाएं, और जितने भी ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें रेंजलैंड्स बोल दिया जाता है सभी को मिला के, ग्रास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको सबको। तो उनका ईयर बनना देगा 2026 को, ताकि चरगाह के लिए कुछ जगह बचे। ऐसे ही अगर बिल्डिंग्स बनती रही, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चलती रही, तो आगे पशुओं को चराने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो 2026 को पहले ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजिडेंट्स एंड पेस्टोरलिस्ट
का मान लिया गया है। चरगाहों के लिए भूमि और घास फूस हरब सरब के लिए जगह, खुले खाली मैदान चाहिए, उसके लिए माना गया 2026 को एक नेशनल इंटरनेशनल ईयर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आया सभी को? पूरा डिटेल बढ़िया समझ में आ रहा है? हर बात याद कर लेंगे। पेपर में आएगा 2003 तो कह देना फ्रेश वाटर के लिए, तो आ जाए 2007 तो कह देना सिर्फ वाटर के लिए, 2011 आ जाए तो फॉरेस्ट के लिए। बताओ, अब उल्टा भी आ सकता है, डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन के लिए कौन सा ईयर था, तो तुम डायरेक्ट कह देना 2006। ठीक है, 2023 माइल्स के लिए सर। ठीक है, और फैमिली फार्मिंग के लिए 2014 सर, ऐसे। और कैमिलिड्स के लिए 2024, माइट्स के लिए 2023, फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए 2021। ठीक है, पार्थेनियम के लिए 2005, राइस के लिए 2004, अरे फॉरेस्ट के लिए 2010 सर, नहीं 11, बायोडाइवर्सिटी के लिए 10, बायोडाइवर्सिटी के लिए 10, बायोडाइवर्सिटी को नंबर मिलते हैं 10, फॉरेस्ट को मिलते हैं 11, 2011। अरे याद, बायोडाइवर्सिटी को कितने नंबर दोगे? 10। और फॉरेस्ट को कितने दोगे? 11। पोटैटो को कितने? 8 ही सर, पोटैटो को 8, 2008। ऐसे याद कर लेंगे सारा। टूरिज्म के लिए बेस्ट ईयर माना गया 2017, टू 2017 टूरिज्म के लिए इंटरनेशनल ईयर। तो ऐसे याद कर लेंगे। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए सर 2025 जो अभी चल रहा, और सर रेजलैंड और जो ये पेस्टोरलिज्म सरकार के लिए 2026, कैमलिड्स के लिए 2024, माइट्स के लिए 2023, एक्वाकल्चर या फिशरी के लिए 2022, फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए 2021, 2020 सर प्लांट हेल्थ के लिए, 29 और 19 सर 2019 इंडिजिनियस लैंग्वेज के लिए। और नेशनल ईयर ऑफ माइल्स सर इंडिया में कब हुआ? 2018, पर रिकमेंड किया गया था इंटरनेशनल बनाने के लिए, पर वो जाके बना 2023 में। अरे याद हो जाएंगी सारी बातें ऐसे। टूरिज्म के लिए सर 2017, दानों के लिए 2016, लाइटर सॉइल के लिए 2015, वाटर कॉर्पोरेशन के लिए 2013, और सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए कौन सा? 2012, फॉरेस्ट के लिए 2011, और बायोडाइवर्सिटी को 2010, नेचुरल फाइबर को 2009, और पोटैटो को 2008, वाटर को 2007, डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन को 2006, पार्थिनियम को 2005, राइस को 2004, और फ्रेश वाटर को 2003। अरे समझ में आया? तो इस तरह से पूरा रिवाइज किया बार बार हमने, और इसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलो मैं एक स्लाइड और रिवाइज करवा देता हूँ, मेरे पास 3-4 मिनट और हैं एक्स्ट्रा। तो मैं तुम्हें रिवोल्यूशन फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इसी के साथ हमारा मेन एम था इंटरनेशनल ईयर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर पढ़ना, पर साथ में रिवोल्यूशन भी रिवाइज कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ है मेरा मार्कर? ये रहा। तो देखिए, इसको भी रिवाइज कर लें। रिवोल्यूशन भी सारे के सारे रिवाइज करवा दो सर। लो, रिवोल्यूशन याद करवा देता हूँ पूरे, जो तुमने पढ़े हैं पहले। तो सारे याद है तुम्हें। तो सबसे पहले प्रोटीन रिवोल्यूशन, हायर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है, जिसको प्रोटीन रिवोल्यूशन। अब बात करते हैं येलो रिवोल्यूशन, येलो ऑयल सीड सर, जैसे मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर, इनके लिए सर, ऑयल सीड के लिए। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए सर। ब्लू रिवोल्यूशन मछलियों के लिए, पानी ब्लू है, पानी 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 में ब्लू मछली। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम ब्लैक होता है सर। येलो मस्टर्ड होती है सर, ऑयल सीड। कलर से याद रखूंगा सर। ब्राउन, ब्राउन कलर का लेदर देखा मैंने, कोका, जो चॉकलेट होती है कोको, चॉकलेट में डाला जाता है, चोको लेट, मैंने ऐसे लिख दिया, गलत सलत जो भी है, ठीक है, चॉकलेट। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर तो सर जूट के लिए। और अगर आप बात करते हैं सिल्वर फाइबर की, तो वो किसके लिए होता है? कॉटन के लिए। गोल्डन फाइबर होता है गोल्ड जैसा फाइबर नजर आता है, चमकीला, ज्यादा सर जूट का। और सिल्वर जैसा व्हाइट से व्हाइटिश कलर का दिखाई देता फाइबर, किसका? कॉटन का। तो गोल्डन फाइबर तो जूट का। अगर सिल्वर फाइबर का प्रोडक्ट रिवोल्यूशन की बात करें तो कॉटन का बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं उसी पे जाता हूँ, कॉटन वाले पे। ये रहा सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, कॉटन। ठीक है सर, याद हो गया। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन सर मीठे के लिए था, फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स और हनी के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन, या हॉर्टिकल्चर, फ्रूट की प्रजाति होगी सारी। और ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, ग्रे रिवॉल्यूशन। पिंक ओनियन और प्रांस होते हैं सर, पिंक। और फार्मास्यूटिकल्स भी, ये भी याद रख लेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रांस। ठीक है, एवरग्रीन तो सर पूरी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की सारी, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। और सिल्वर रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी लाई थी सर, अंडा खाना बहुत पसंद था, पोल्ट्री और एग प्रोडक्शन के लिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और सिल्वर फाइबर तो अभी भी कॉटन के लिए बता दिया आपने, गोल्डन फाइबर जूट के लिए, और सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए। गोल्डन, सिर्फ गोल्डन रिवॉल्यूशन सर फ्रूट्स के लिए, और सिर्फ सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए। ठीक है, देखो सिल्वर
एग के लिए, सिल्वर फाइबर प्रोटीन के लिए, गोल्ड फ्रूट के लिए, गोल्डन फाइबर जूट के लिए, याद रखेंगे ऐसे। रेड रिवोल्यूशन, रेड कलर का क्या दिखाई देता है? मीट या टोमेटो। मीट या टमाटर कैसे दिखाई देते हैं? लाल, तो रेड रिवोल्यूशन। राउंड तो पोटैटो होता है सर, पोटैटो के लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए, और मेनली इसमें भी क्या थी? वीट और राइस। वीट और राइस पे अपनी जो जनसंख्या थी वो डिपेंड थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, वर्गीस कुरियन लाए थे मिल्क रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड नॉर्मन ई बोरलैग लाए थे। और मिल्क रिवॉल्यूशन व्हाइट कुरियन, वर्गीस कुरियन लाए थे मिल्क रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। और स्वीट रिवॉल्यूशन सिर्फ स्वीट, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट हनी के लिए था सर, हनी प्रोडक्शन के लिए भी था। वो फ्रूट के लिए था, हॉर्टिकल्चर के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन। पर स्वीट, ओनली स्वीट रिवोल्यूशन बोला जाए तो हनी प्रोडक्शन या बी कीपिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से हमने पूरा रिवॉल्यूशन का भी चार्ट तैयार कर दिया सर। रिवॉल्यूशन भी याद करवा दिया आपने, तो ईयर के साथ साथ रिवॉल्यूशन भी याद सर। और ये कहीं कहीं देखो 2018-17 बीच में कहीं ना कहीं किसी बेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ सर, तो याद करता हूँ। येलो रिवॉल्यूशन, येलो तीसरा मस्टर्ड सनफ्लावर, हाँ मस्टर्ड सनफ्लावर। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम ब्लैक दिखाई देता है। ब्लू रिवोल्यूशन सर पानी नीला है तो मछली के लिए। ब्राउन, ब्राउन तो लेदर दिखाई देता है, चॉकलेट दिखाई देती है, कोको। ठीक है सर। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर तो जूट का होता है, और सिल्वर फाइबर कॉटन का होता है सर। सिर्फ गोल्डन पूछे तो गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट के लिए सर, और हॉर्टिकल्चर के लिए, और हनी के लिए सर। और हनी के लिए सिर्फ केला कौन सा है? स्वीट रिवोल्यूशन सर। और सिल्वर रिवोल्यूशन एग के लिए, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए सर। एवर ग्रीन रिवोल्यूशन सारी ब्रांच के लिए। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए सर। पिंक रिवोल्यूशन फ्रांस और फ्रांस और ओनियन पिक होता है, और साथ में फार्मास्यूटिकल्स भी सर। सिल्वर रिवोल्यूशन सिर्फ एग के लिए या पोल्ट्री के लिए। सिल्वर फाइबर के लिए तो कॉटन के लिए सर। रेड मीट या फिर हमारे टोमेटो, रेड राउंड पोटैटो सर। ग्रीन रिवोल्यूशन सारे ग्रेन्स के खाने के लिए, ग्रेन फाइबर्स के लिए। इस तरह से ये समझ में आ रहा है भाई सभी को? ये बीच में कहाँ से आ गया ये? एक मिनट, ये हटा दूं। रिवाइज कर रहे थे अच्छे से। हाँ, तो देखते चलें, कोई बात नहीं, आगे बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम। रेड रिवोल्यूशन सर मीट के लिए। ब्राउन रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए सर। ग्रीन रिवोल्यूशन सारे फूड ग्रेन्स के लिए सर, उसमें मेनली है ना गेहूं और चावल आते हैं, व्हीट और राइस। हाँ, व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन। स्वीट रिवोल्यूशन सर हनी के लिए या बी कीपिंग के लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन का एक याद रखूंगा सर, उसके फादर का नाम वर्गीस कुरियन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी याद रखूंगा, वर्ल्ड वाइड तो नॉर्मन ई बोरलैग, और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। दो ही इंपॉर्टेंट आपने बताए थे, दो तो जरूर याद रखूंगा, बाकी ना रखूं चाहे। ठीक है, तो कॉटन के लिए बता, अब रिवर्स पूछ के देखता हूँ। मस्टर्ड के जो सीड है या फिर ऑयल सीड के लिए येलो रिवॉल्यूशन सर। फिश के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन, फ्रूट्स के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन, मिल्क के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रेन फूड ग्रेन्स के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, हनी के लिए स्वीट रिवॉल्यूशन, कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन सर, जूट के लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, फ्रूट्स के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन सर, पोटैटो के लिए राउंड रिवॉल्यूशन सर, फूड ग्रेन के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेदर के लिए सर लेदर का कलर ब्राउन रिवॉल्यूशन सर, ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। या बायोफ्यूल पेट्रोलियम जेट्रोफाइन के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन, मछलियों के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन सर। और प्याज के लिए, प्रांस के लिए पिंक रिवॉल्यूशन सर, फर्टिलाइजर के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन। रिवर्स भी याद करो और फॉरवर्ड भी, रिवर्स दोनों तरफ याद करो, ताकि कोई क्वेश्चन गलत हो ना सके हमारा एग्जाम में। तो सारे ईयर याद, सारे रिवॉल्यूशन याद। तो मिलते हैं, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। और तुम्हारा पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, तुम बार बार रिवाइज कराऊंगा, हर चीज रिवाइज करा के जाऊंगा। फिर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे भी अच्छा कोई ना कोई टॉपिक लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। मिलते हैं। ऑल द वेरी